हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TWT। ओके, तो TWT का फुल फॉर्म हो गया ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक हाई पावर एम्पलीफायर है जिसे माइक्रोवेव सिग्नल्स के एम्प्लीफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। जो माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं उनको अगर एक वाइड रेंज की फ्रिक्वेंसी पर आपको एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए हम ट्रैवलिंग वेव ट्यूब को काम में लेते हैं। ये एक प्रकार का वैक्यूम ट्यूब है, स्पेशल टाइप का वैक्यूम ट्यूब है जिसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ से 50 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। 300 मेगाहर्ट्ज़ से 50 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक प्रकार का नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। TWT में जो हम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इस पूरी ट्यूब की पूरी लेंथ के अंदर, इसकी पूरी लंबाई के दौरान जो हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड अप्लाई किया है और जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इनका कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलता रहता है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक आपको ट्यूब की शेप नज़र आ रही है। तो इस ट्यूब की इस पूरी ट्यूब में, ये जो पूरा ट्यूब स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इस पूरी ट्यूब स्ट्रक्चर में इसकी पूरी लेंथ के लिए एक रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट हम इस पर अप्लाई करेंगे और दूसरे एक इलेक्ट्रॉन बीम आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम और रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट के बीच में एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलता रहता है इस पूरी एंटायर लेंथ के अंदर। ठीक है, ये जो कंटिन्यूस इंट्रैक्शन चल रहा है, इसी की वजह से आपको इसमें एक वाइड ऑपरेटिंग बैंडविड्थ प्राप्त होती है। इसे मेजरली RF सिग्नल्स के एम्प्लीफिकेशंस के लिए काम में लेते हो। इसका एवरेज पावर गेन अराउंड 60 dB होता है। जो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है हेलिक्स टाइप और दूसरी होती है कपल्ड कैविटी टाइप। तो यहाँ हम हेलिक्स टाइप TWT पढ़ रहे हैं। हेलिक्स क्या है? ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो शेप नज़र आ रहा है, एक वायर को लिया आपने और उसे वाउंड कर दिया हेलिकल शेप में, तो ये हो गया आपका हेलिक्स। ठीक है, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, फर्स्ट हमने लगाया एक हीटर, नेक्स्ट है कैथोड, फिर कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन गन की असेंबली में कौन कौन है? हीटर, कैथोड और देन है हमारा आगे हमने लगाया है एनोड। तो इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लगाया एनोड। क्या होता है? कंपैरेटिवली पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट हमने यूज़ की है एक फोकसिंग प्लेट। फोकसिंग प्लेट का काम क्या रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन बीम को ट्यूब के अंदर फोकस्ड रखेगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव टर्मिनल हमने, पॉजिटिव पोटेंशियल कॉइल, इसको कॉइल बोलो या हेलिक्स, ठीक है, तो कैथोड के रिस्पेक्ट में एक पॉजिटिव पोटेंशियल इस कॉइल पर हमने प्रोवाइड किया है। और जो कलेक्टर है लास्ट में, यहाँ पे आपको कलेक्टर नज़र आ रहा है, इस कलेक्टर को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाया है मोर देन कॉइल या हेलिक्स, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रैवल करेंगे इस ट्यूब में, तो इनकी बीम स्प्रेडिंग, इलेक्ट्रॉन्स की स्प्रेडिंग को रोकने के लिए हमने कलेक्टर को और भी पॉजिटिव बनाया, ताकि वो उनको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स आपके दूसरी डायरेक्शंस में एक जो हमने रिक्वायर्ड पाथ है उसी पर वो ट्रैवल करेंगे और बाकी डायरेक्शंस में ट्रैवल नहीं करेंगे, उनकी स्प्रेडिंग को रोका जा रहा है। यहाँ पे मैग्नेट यूज़ की गई है। ठीक है, ये मैग्नेट का काम क्या होगा? ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी इस ट्रैवलिंग पाथ में। तो एक ट्रैवलिंग पाथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमने मैग्नेट यूज़ किया है। नेक्स्ट है कि जो सिग्नल है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है हेलिक्स में, उसके एडजेसेंट ही हमने इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की है। जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो हेलिक्स के दूसरे एंड पे आपको RF आउटपुट पे प्राप्त होगा। तो एक RF इनपुट हमने दिया है जहाँ जो किसके एडजेसेंट है? इलेक्ट्रॉन गन के, और जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो हमें प्राप्त होगा RF आउटपुट पे। ठीक है, ये इनपुट दिया जिसको एडजेसेंट आपने इसके किसके पास में लगाया? इलेक्ट्रॉन बीम के पास में, और ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट है वो हमें मिल रहा है RF आउटपुट वाले टर्मिनल पे।
तो कंस्ट्रक्शंस में यही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि हेलिकल ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन और एक स्लो वेव स्ट्रक्चर है। जो ये शेप हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, इसको आप बोल रहे हो स्लो वेव स्ट्रक्चर। ये क्यों यूज़ किया है वो आगे हम पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन गन है, सेकंड पॉइंट देखिए, जो इलेक्ट्रॉन गन है वो एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करती है। थर्ड है, फोकसिंग प्लेट हमने यूज़ की है ताकि हम इलेक्ट्रॉन बीम को ट्यूब के इनसाइड ही फोकस करके रख सकें। फोर्थ पॉइंट में है कि एक पॉजिटिव पोटेंशियल हमने कॉइल पर अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के रिस्पेक्ट में हमने कॉइल अथवा हेलिक्स पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, जबकि कलेक्टर को हमने कॉइल से भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाया है ताकि बीम की स्प्रेडिंग को ट्यूब के अंदर रोका जा सके। नेक्स्ट है कि एक डीसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है ट्रैवलिंग पाथ में विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। नेक्स्ट है कि सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई करवाना है उसे हेलिक्स के एक एंड पर आप प्रोवाइड करेंगे, जबकि एम्पलीफाइड सिग्नल आपको हेलिक्स के ऑपोजिट एंड पर प्राप्त होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए एक एटीन्यूएटर भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस एटीन्यूएटर की वर्किंग क्या है, एटीन्यूएटर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के दोनों साइड पे आपने काम में लिया है। क्योंकि ट्रैवलिंग वेव एम्पलीफायर आपके हाई गेन डिवाइसेस है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर पुअर लोड मैचिंग कंडीशंस हो, प्रॉपरली मैचिंग ना हो, मिसमैच हो मैचिंग में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑसिलेशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं ट्यूब के अंदर। तो इन ऑसिलेशंस को रोकने के लिए, इनके जनरेशन को रोकने के लिए एटीन्यूएटर्स को यहाँ पे काम में लिया गया है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक हाई गेन डिवाइस है, अगर इनकी प्रॉपरली मैचिंग ना हो तो ऑसिलेशंस जनरेट हो सकते हैं। इन ऑसिलेशंस के जनरेशन को रोकने के लिए ट्यूब एटीन्यूएटर्स का काम में लिया गया है। जो स्लो वेव स्ट्रक्चर है उसके द्वारा एक कंटिन्यूस इंट्रैक्शन बना रहता है किस किस के बीच में, ट्रैवलिंग वेव और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में। अभी ये स्लो वेव स्ट्रक्चर क्या है, जो हेलिकल शेप थी वही, इसकी नीड क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, बेसिकली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव हम इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल करेगी ट्यूब के अंदर उसकी स्पीड कंपैरेटिवली रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से कम होगी। साफ सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट की तुलना में कम है। अगर किसी तरीके से हम इस इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को बढ़ाते भी हैं तब भी इसे आप लाइट की वेलोसिटी के एक फ्रैक्शन तक ही बढ़ा सकते हैं। साफ ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये आपकी है स्पीड ऑफ लाइट। कितना भी आप इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को बढ़ा लें, स्टिल हम इसके एक फ्रैक्शन तक ही पहुंच पाएंगे, 10th फ्रैक्शन या इस टाइप के फ्रैक्शन तक ही आप इसको एक्सेलरेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारे पास जो था कि हम इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को बढ़ा दें, तो ये ऑप्शन हमारे लिए अब कैंसिल हो गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड को हम कम करने की कोशिश करें। तो इसको कम करने के लिए ही आप एक स्लो वेव स्ट्रक्चर काम में लेते हो। स्लो वेव स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक वायर जो कि टंगस्टन या मॉलिब्डेनम का हो सकता है, उसको आप कॉइल की शेप में वाउंड करेंगे तो एक हेलिकल शेप आपको प्राप्त होगी। इस हेलिकल शेप में क्या होगा कि जो वेव आपकी ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड लगभग उसके जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके 1/10 उसके 10th फ्रैक्शन तक पहुंच जाएगी। अब इसमें ये हेलिकल शेप की वजह से कैसे कम हो रही है, क्योंकि हेलिकल शेप एक तो आपकी होती डायरेक्ट पाथ, ठीक है, एक तो इसमें ट्रैवल करना है, दूसरा आपने ये पाथ यूज़ किया है। जब आप ये शेप यूज़ करोगे सेकंड वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके वेव को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से ऑटोमेटिकली जो इसकी स्पीड है वो कम हो रही है। तो स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन अल्टीमेटली जो हमने ये हेलिकल शेप बनाया है इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी कम आपकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। जो इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि फेज़ वेलोसिटी और जो पिच ऑफ हेलिक्स है, ठीक है।
तो इनके बीच में एक रिलेशन है, वो याद रखना है हमें, वी पी इक्वल्स टू सी इंटू पी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पी है आपकी पिच ऑफ हेलिक्स इन मीटर, जो डायमीटर है उसको देख रहे हैं हम। नेक्स्ट है वी पी, फेज वेलोसिटी है, ये किस में इसकी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। पाई कांस्टेंट आप जानते हैं। डी क्या है, डायामीटर ऑफ हेलिक्स इन मीटर, ठीक है। तो स्लो वेव स्ट्रक्चर को काम में लेने से क्या होगा कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव थी उसका इनपुट ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन बीम से, जो इलेक्ट्रॉन्स हमने एमिट किए हैं उनसे। तो दो ऑप्शन थे, या तो हम इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को बढ़ा दें या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव की स्पीड को घटा दें। तो फर्स्ट ऑप्शन था कि रेडियो इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को आप बढ़ाएं। इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को हम एक लिमिट तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। अतः दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव की वेलोसिटी को कम कर दें, और इसी के लिए हमने यूज़ किया है स्लो वेव स्ट्रक्चर, जिसकी हेलिकल शेप की वजह से वेव को कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है और ऑटोमेटिकली आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमने अप्लाई किया है ट्यूब में, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ट्यूब के अंदर। आरएफ इनपुट जो अप्लाई किया है आपने ट्यूब के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब आरएफ इनपुट कुछ इस प्रकार का ही होगा, एक साइन वेव, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ हो गया और ये इसका नेगेटिव हाफ हो गया। तो जब आपने पॉजिटिव हाफ की हम बात कर रहे हैं, धनात्मक अर्ध साइकिल अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसमें एक एक्सेलरेटिव फोर्स उसको एक्सपीरियंस वो करते हैं, जबकि नेगेटिव हाफ में ये ही इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, डी एक्सेलरेशन, इनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ये हमने क्लेस्ट्रॉन में, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में देखा है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड इनपुट रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ इनपुट, तो उसमें कंपैरेटिवली जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें आपका स्पीड बढ़ जाएगी, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये स्पीड का जो वेलोसिटी में मॉड्यूलेशन आ रहा है, वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारी एक वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बीम है यहाँ पे। अब जो स्लो वेव स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है उसकी वजह से एक कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन भी होता रहता है इलेक्ट्रॉन बीम का इनपुट के साथ में। ट्रैवलिंग वेव जो है आरएफ इनपुट हमारा, ट्रैवलिंग वेव और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में एक कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन भी चल रहा है। इस कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को वेव में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस प्रकार उनकी स्पीड कम हो जाती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अल्टीमेटली रिड्यूस हो रही है लास्ट पॉइंट पे आके, और ये धीरे धीरे आपका, क्योंकि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमेशा बंचिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बंच बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे ये एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी बंचिंग भी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग बिगनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ आप ट्रैवल करेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये बिगनिंग पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका एंड पॉइंट। तो बिगनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ आप जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे, उस पूरी आपकी, ये देखिए, ये हो गया आपका बिगनिंग पॉइंट, ये हो गया आपका एंड पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ जब आप टोटल इस लेंथ को कवर करेंगे, टोटल डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स बीम हैं उनकी वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा, और ये विद ग्रोइंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ज़्यादा बंचिंग फॉर्म हो जाएगी। और बंचिंग की वजह से अल्टीमेटली आपको लास्ट में क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगी। तो इस एम्पलीफाइड सिग्नल को आप ट्यूब के दूसरे एंड से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो कलेक्टर पे हमने एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बंच को कलेक्ट करने के काम आएगा। जो मैग्नेट्स हमने यूज़ किए हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, ये क्या करती है,
बीम की स्प्रेडिंग को रोकती है। आपकी बीम ट्रैवल करनी चाहिए ट्यूब के अंदर ऐसे, बाई चांस अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके दूसरे डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगते हैं तो यहाँ पे जो हमने मैग्नेट्स यूज़ की थी, मैग्नेट्स इन पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आपके डिज़ायर्ड पाथ में ही ट्रैवल करेंगे। तो ये होती है इसकी सारी वर्किंग। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके एप्लीकेशंस। जो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स है इसे कंटिन्यूस वेव रडार सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। इन एम्पलीफाइंग ट्यूब्स को आप ब्रॉडबैंड रिसीवर्स में भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे हाई पावर आउटपुट चाहिए जैसे कि सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स, वहाँ पे भी आप TWT को काम में ले सकते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने TWT के बारे में पढ़ा। TWT का फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ओके, ये एक प्रकार का हाई पावर एम्पलीफायर है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 50 गीगाहर्ट्ज़। आप इतना याद रख लीजिए कि यह एक वाइड बैंडविड्थ पर ऑपरेट करता है। अब ये अलग अलग शेप का हो सकता है, हेलिकल शेप का, कपल कैविटी टाइप का। यहाँ पे हमने हेलिक्स टाइप TWT को पढ़ा है। कंस्ट्रक्शन देखा हमने। एटीन्यूएटर यहाँ पे क्यों काम में आ रहे थे? एटीन्यूएटर्स यहाँ पे क्यों काम आ रहे थे? क्योंकि अगर बीम में आपके कुछ ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर मैचिंग या ड्यू टू मिस मैचिंग, तो उनको रोकने के लिए हमने एटीन्यूएटर काम में लिया था। मैग्नेट का काम क्या था? डीसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। फोकसिंग प्लेट का काम क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस्ड रखे एक पाथ में। तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि स्लो वेव स्ट्रक्चर हमने क्यों यूज़ किया, और लास्ट में हमने देखा कि इसकी वर्किंग क्या होती है और अल्टीमेटली इसके एप्लीकेशंस। ओके, तो ये आज के सेशन में हमने TWT का पूरा डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।